नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर कुछ ही देर में वोटिंग खत्म होगी और 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी मतदान किया, वोट डाला और 4 बजे तक का वक्त था मतदान का। तो यूपी विधान परिषद की 5 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई और नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी मतदान किया, वोट डाला और मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, कहीं ताकि किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई लापरवाही ना हो। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी मतदान किया। 5 यूपी विधान परिषद की 5 सीटों को लेकर आज मतदान हुआ और 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। गोरखपुर, फैजाबाद खंड स्नातक जो है, इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। तो 5 विधान परिषद की सीटें जिसको लेकर आज मतदान हुआ और 2 फरवरी को अब नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ हो जाएगी। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की थी ताकि कहीं लापरवाही ना हो, कोई अनियमितता ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में मतदान हुआ। संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती में भी मतदान हुआ और ये वो जिले हैं। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज भी इसमें शामिल, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अंबेडकर नगर में भी मतदान किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें कानपुर की, गोरखपुर की, झांसी और चित्रकूट की ये तस्वीरें जहां मतदान हुआ और 2 फरवरी को अब नतीजे आएंगे। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 4 बजे का वक्त निर्धारित था कि 4 बजे तक मतदान होगा। 5 विधान परिषद की सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। किस तरीके का कितना प्रतिशत मतदान हुआ और क्या कुछ रहा आज? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी तक आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर वोट प्रतिशत जारी नहीं किया गया है, क्योंकि 4 बजे तक मतदान का समय है। चूंकि 4 बज चुका है तो अब मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि वो लोग जो कि लाइन में 4 बजे से पहले से लगे हुए हैं वो अभी भी अपना मतदान कर सकेंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति 3, 54, 55, 56, 57 तक भी अगर आ गया है और वो वोटिंग की लाइन में लग चुका है तो वो मतदान तब तक कर सकता है जब तक कि वो लाइन समाप्त न हो जाए। हालांकि अब चूंकि 4 बज चुके हैं तो कोई नया वोटर अब आकर लाइन में नहीं लग सकता है। चूंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के लिए यह मतदान था। करीब 6 लाख से ज्यादा मतदाता हैं इन 5 सीटों पर। चूंकि प्रदेश की 39 जिले ऐसे हैं जहां पर इसके लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 सीटें स्नातक एमएलसी की हैं और 2 सीटें शिक्षक एमएलसी की हैं। अगर हम इन सीटों की बात करें तो कानपुर की 2 सीटें हैं जिसमें एक शिक्षक एमएलसी की है और साथ ही साथ एक स्नातक एमएलसी की है। वहीं बरेली, मुरादाबाद की एक सीट है और साथ ही साथ स्नातक एमएलसी की सीट एक इलाहाबाद खंड की है, एक गोरखपुर खंड की है। इस तरीके से पूरी 5 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई थी कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, सभी जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना कर सके, उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस और जो फोर्स लगाई गई थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दी। हालांकि अब इन 39 जिलों में वोट डाले जा चुके हैं। 2 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। उसके पहले इन सभी जो ईवीएम्स हैं इनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, जिसकी सुरक्षा को लेकर भी लखनऊ से निर्देश जारी हो चुके हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के
साथ इनको स्ट्रांग रूम में, जब अब से थोड़ी देर बाद पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो सील करने के बाद इनको स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा। 2 तारीख को इनकी गणना होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश की इन 5 एमएलसी सीटों को लेकर जो मतदान चल रहा था वो संपन्न हो चुका है। हालांकि जो लोग लाइन में अभी भी पहले से लगे हुए हैं वही वोट डाल सकेंगे, बाकी पूरे प्रदेश भर में मतदान खत्म हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद इनको सील किया जाएगा। अगर हम इन सीटों के समीकरण की बात करें तो जहां 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार की कोशिश यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीते, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से सरकार के जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी थी। इन सभी सीटों पर प्रचार किया था और कोशिश भी यही होगी कि इन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की जाए। दूसरी बड़ी चीज यह है कि समाजवादी पार्टी से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की इन 5 सीटों पर सीधे टक्कर है, तो समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती होगी कि 3 सीटें उसके पास थी, वो कैसे उनको बचाए रखती है, उनको बचाने के लिए वो क्या कर सकती है। तो पूरी ताकत समाजवादी पार्टी और उसके संगठन की तरफ से भी झोंकी गई है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच इन सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि जब रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में जाएगा। हालांकि अगर हम विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, जिसमें से 8 स्नातक क्षेत्र की हैं, जिनमें से 3 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है। तो सीधे तौर पर प्रक्रिया पूरी है और कोशिश भी यही है कि बेहतर ढंग से चीजों को क्रियान्वित किया जाए। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये 2 तारीख को जब मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। जी, इसके बाद पे कहीं पे किसी तरह की कोई गड़बड़, कोई लापरवाही, कोई झड़प या कोई हंगामा तो नहीं हुआ? कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई जानकारी तो नहीं आई? बिल्कुल, हम अगर बात करें तो 39 जिलों में ये मतदान चल रहा था, 63 प्रत्याशी मैदान में थे और इन कुछ एक जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत की गई थी कि वहां पर मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर आयोग की तरफ से स्पष्ट संबंधित निर्देश संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए थे कि कहीं भी कोई भी कोताही न बरती जाए, जहां पर भी इस तरीके की शिकायतें हैं तत्काल एक्शन लिया जाए। कोई बड़ी घटना किसी भी इन 39 जिलों से नहीं आई है फिलहाल, जहां पर कोई बड़े पैमाने पर कोई शिकायत या हंगामे जैसी चीजें निकल कर आई हो। हालांकि कुछ एक जगहों को लेकर जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोग में शिकायत की गई थी। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए राहत की बात ये रही कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान जो है वो हुआ। तो श्रावस्ती जिले में सुबह 8 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई और जिले की डीएम नेहा प्रकाश और एसपी प्राची सिंह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाके निरीक्षण करती दिखाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा कि सभी सम्मानित मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसे लेके हमारे संवाददाता ने एसपी प्राची सिंह से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। श्रावस्ती जनपद में एमएलसी चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह से जानेंगे कि श्रावस्ती जनपद में एमएलसी चुनाव को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ये जो चुनाव चल रहा है इसकी पोलिंग आज हो रही है। संपूर्ण जनपद को 3 सेक्टर में बांटा गया है, 3 जोन और 5 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रशासन की तरफ से हर जगह एक जोनल अधिकारी को लगाया गया है। उनको असिस्ट करने के लिए हम लोग ने अपनी तरफ से जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं उनको कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया है और साथ में हर मतदान केंद्र में जो 5 मतदान केंद्र है हमारे सिरसिया, गिलौला, इकोना, भिंगा और जमुना, उन 5 में मेरे द्वारा स्वयं कल भी भ्रमण किया गया था, परसों भी और आज भी मैंने जाके देखा है और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। हर जगह जो है हमने उप निरीक्षक, महिला पुलिस और पीएसी का व्यवस्थापन किया है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का लैप्स ना है, इसके लिए हम लोग प्रॉपर मूवमेंट में हैं और हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो ऑन रोड हैं। श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह का कहना है कि एमएलसी चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। श्रावस्ती जनपद में 5 ब्लॉकों पर सुबह से मतदान हो रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 20% वोटिंग हो गई है। श्रावस्ती जनपद में वोटिंग के बाद अब 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि 2 फरवरी को कौन बाजी मारता है। दुर्गेश शुक्ला, न्यूज इंडिया। कांग्रेस ने शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पे एक मेगा रैली का आयोजन किया। पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता इसमें शामिल हुए। द्रमुक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाकपा और कई दूसरे दलों के जो नेता थे वो भी यहां पहुंचे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कई साल से मैं 8 से 10 किलोमीटर तक दौड़ता हूं,
ऐसा लगता था ये यात्रा आसान होगी। यात्रा के दौरान पुरानी चोट उभरी। जो आसान लगता था वो मुश्किल हो गया। मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पे थे और महाराष्ट्र के जलगांव में लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां शामिल हुए। आज इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है और दुनिया के हर मंच पे भारत की ताकत दिखने लगी है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और जिस तेजी के साथ, जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है। 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। ये पंचप्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, कुछ संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव का अनुभव करेगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पे दिए गए बयान को लेकर कहा कि धार्मिक ग्रंथ और भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है और ना मैं खिलाफ हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गुंडागर्दी की और अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी के साथ जाता। साथ ही अखिलेश ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़े करती है। हमें कोई सवाल नहीं है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, चूंकि इन दिनों काफी विवाद हो रहा है। तो अखिलेश ने इस पर अपनी राय भी रखी। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। कितने नासमझ लोग हैं ये। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व अमेठी से सांसद अपने 1 दिवसीय दौरे पे अमेठी पहुंची और अपने नवनिर्मित आवास पे खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उनके पति जुबिन ईरानी भी मौजूद रहे। और खबर लखनऊ से है, जहां रामचरितमानस विवाद में नया मोड़ आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे हैं पूर्व डीजीपी और स्वामी प्रसाद के समर्थन में सुलखान सिंह उतरे हैं। सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा कि स्वामी प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका अधिकार है। रामचरितमानस पे जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। प्रदूषित अमानवीय ग्रंथों की निंदा करनी ही होगी। तो भारतीय ग्रंथों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया, यह भी सुलखान सिंह ने लिखा। और ग्रंथों में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत स्थापित किया गया। पीड़ित व्यक्ति, समाज अपना विरोध तो व्यक्त करेगा ही। सुलखान सिंह ने ये तमाम बातें लिखी और भारतीय ग्रंथों पर एकाधिकार नहीं जताना चाहिए, यह भी उन्होंने लिखा।
फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी दिलीप यादव के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रही, रामचरितमानस के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पे कहा कि मौर्य हमारी पार्टी के बड़े लीडर हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि सरकार उनकी है, किसी पर भी एफआईआर हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा सरकार जातिगत गणना नहीं कराना चाहती, सरकार को जातिगत गणना से डर लग रहा है। बुनियादी केवल परिवार एक होने का सवाल नहीं है, सवाल ये जो बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता में जा रही है, उससे जनता का समर्थन मिलेगा। जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही डूब गए तो इन्वेस्ट कौन करेगा? पहले बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है। एक डिफेंस एक्सपो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट, और ये तीसरी करने जा रहे हैं। पहले दुनिया में घुमाए सब देशों में, फिर बड़े बड़े शहर घुमाए, अब जिले जिले घूम रहे हैं। अरे भाई तुम्हें जब विदेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जिलों से क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने दावा किया कि सपा एमएलसी की 5 सीट जीत रही है। उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर ऐतराज जताया और कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ की प्रति नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। का सांसद हूँ और हर पार्टी का हर वर्कर इस बात को जानता है कि 5 की 5 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। मैं रामचरितमानस का जानकार नहीं हूँ, उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। वो तो कहेंगे, वो तो भाजपा तो हमेशा राजनीति करती है हर मामले में। ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ की वो जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं उसको। और संभल में प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं किया। मैं उनको सुझाव दूंगी कि वो पहले एक बार रामचरितमानस को पढ़ें, उन पर संगत का असर हो रहा है। वो अगर एक बार भी ठीक ढंग से रामायण का पाठ कर लेंगे तो उनको आभास हो जाएगा कि उन्होंने रामचरितमानस का कितना बड़ा अपमान किया। जब वो रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उनके मन में संपूर्ण सेवा भावना आएगी। व्यक्ति जैसे संपर्क में रहता है वैसी धारणा उनकी बन जाती है। यदि वो रामचरितमानस का पाठ करें तो उनके अंदर एक मानवता जागेगी, और जब मानवता जागेगी तो उनके पता होगा कि ये जीवन केवल त्याग के लिए है, ये दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है, ये परोपकार के लिए है, ये कर्तव्य निष्ठा के लिए है, न कि आलोचना के लिए। और हमें रामचरितमानस यही सिखाता है कि जीवन में त्याग से बढ़ के संसार की कोई चीज। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में स्थापित होने वाले भगवान के श्री विग्रह के लिए नेपाल के मुक्तिनाथ धाम से 2 शालिग्राम शिला अयोध्या आ रही हैं और शिला 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। काली गंडकी ये नेपाल में है, दामोदर कुंड से चलती है, पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से ये लाया गया है। नेपाल के संतों ने कहा हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया, नेपाल सरकार ने स्वीकार कर ली। सरकार ने पत्थर उठाया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। और शिक्षा मंत्री
बीडी कला सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव, मुख्य सचिव उषा शर्मा के अलावा कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। इसके बाद 2 मिनट का मौन रख के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।